नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय डी नसर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तैयारी मित्रों, आप लोग TGT आर्ट की करने चल रहे हैं तो आप TGT आर्ट की तैयारी में आप व्यस्त होंगे, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। आज है 1 मई मित्रों, इंटरनेशनल कौन सा लेबर डे है? तो आप सभी को राष्ट्रीय मजदूर दिवस की विशेष शुभकामनाएं। आपके आस पड़ोस में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, तो उनका थोड़ा सा लाभ करें, उनको थोड़ा सा हेल्प करें और उनसे भी कुछ आशीर्वाद ग्रहण करें। मित्रों, आप लोग TGT आर्ट में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बनना चाहते हैं, वो भी आर्ट विषय के लिए अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, मौका है और मौके पे चौका मारना ही चाहिए। तो आप भी जरूर चौका मारें। मित्रों, आप जानते हैं कि कोई भी परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं को निकालने के लिए जो आयोग की तरफ से सिलेबस दिया जाता है, सबसे पहले सिलेबस पे पकड़ बनानी होती है और सिलेबस के साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने होते हैं, फिर उससे जुड़ा हुआ हमें टेस्ट पेपर और प्रैक्टिस पेपर लगाना होता है, तब जाके हमारा सिलेक्शन का राह आसान होता है। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आप लोग ऐसा करने के लिए अब आज से तत्पर हो जाएंगे, पेन पेपर उठा लेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे TGT आर्ट के सिलेबस की अगर बात करते हैं मित्रों, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ जो दिया जाता है पाठ्यक्रम में, वो भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र के बारे में बात होती है। भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र, इससे लगभग आपसे परीक्षा में 3 से 4 प्रश्न पूछ लिया जाता है। 3 से 4 प्रश्न आ जाता है, कभी कभी 7 से 8 प्रश्न भी बन जाता है, तो हल्के मत लेना। जैसे मिर्जापुर का नाम है, भीमबेटका का नाम है, रायगढ़ है, बांदा है, पंचमढ़ी है, होशंगाबाद है, उसके बाद इत्यादि शब्द भी दे दिया गया है। तो ये सारे सिलेबस के हिस्से हैं भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र के। इन्हें आपको अच्छे से पढ़ना है, इससे जुड़ी हुई कला को देखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट आया सिंधु घाटी सभ्यता की कला, और इसमें खास करके नाम हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दिया गया है। तो आपको यहाँ हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल, इन सभी को पढ़ना है। कालीबंगा, पीलीबंगा, आपका रोपड़ हो, दाइमाबाद हो, सभी को पढ़ना होगा मित्रों, तब जाके काम बनेगा। क्योंकि यहाँ पे केवल हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो नाम दिया गया, लेकिन परीक्षा में आपसे क्वेश्चंस लोथल से सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो पढ़ना तो सब पड़ेगा, हम पढ़ाएंगे भी। तो आप सिलेबस में लिख लीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप अगर लिखते चलेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। आप हर जगह अगर PDF निकालना चाहेंगे तो फिर थोड़ी सी दुविधा हो। स्मार्ट वर्क करें, लेकिन मित्रों वहां करें जहां जरूरत है। अब सिलेबस भी अपने हाथ से आप नहीं लिख सकते, तो फिर आपके अंदर यानी कि क्या है, हम वही कहेंगे जो सभी के अंदर होता है, बहुत ज्यादा आलस्य है। तो आलस्य को त्यागो और अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार बनो। तीसरा पॉइंट जो दिया जाता है वो भारतीय चित्रकला केंद्र के 6 अंगों की बात होती है। और आप जानते हैं भारतीय चित्रकला के षडांग में आपसे पूछा जाता है रूप, भेद, प्रमाण, भाव, लामड़ी योजना, सदृश और वर्णिका भंग। ये आपके सिलेबस के हिस्से होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होता है, तो इसे भी हल्के मत लेना। उसके साथ साथ और कुछ नाम दिया गया, जोगीमारा बाग, बदामी, इलोरा, सितनवासल इत्यादि के भित्तीय चित्र भी आपके सिलेबस के हिस्से में आते हैं। तो जोगीमारा बाग, बदामी, इलोरा, सितनवासल, इसकी भित्तीय रचना के बारे में खूब पूछा जाता है, तो आपको उसे भी याद रखना होगा षडांग के साथ, उसे भी पढ़ना होगा षडांग के साथ। कम से कम 4 से 5 प्रश्न यहां से सीधे सीधे आपकी परीक्षा के लिए आ जाता है। षडांग से अगली बार 2 क्वेश्चन सीधे सीधे बना था, 2 क्वेश्चन मतलब 8 नंबर हो गया मित्रों, हल्के मत लेना। एक एक टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्रत्येक टॉपिक को ईमानदारी के साथ समझते हुए चलना है, ईमानदारी के साथ पढ़ते हुए चलना है। अगला पॉइंट 4 नंबर दिया गया, कह रहा है भारतीय लघु चित्रकला, और इसमें खास करके जैन, पाल और अपभ्रंश शैली की बात होती है। तो भारतीय लघु चित्रकला में जैन, पाल, अपभ्रंश शैली की बात होती है मित्रों। 3 से 4 प्रश्न यहां भी आता है, तो आपको इन प्रश्नों को भी सहेजते हुए चलना है, बटोरते हुए चलना है, इकट्ठा करते हुए चलना है, यानी इसे भी अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। अगला टॉपिक जो दिया जाता है 5वें नंबर पाता है राजस्थानी शैली, जो बूंदी, कोटा, किशनगढ़, जयपुरी इत्यादि के नाम से जानी जाती है। इस राजस्थानी शैली को भी बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, आपके सिलेबस में आता है मित्रों। और राजस्थानी शैली खास करके 6 से 7 नंबर, कभी कभी 10-10 नंबर तक के लेकर के आ गई है। तो 4 से 5 तो फिर सही है कि 4-5 नंबर तो आ ही जाता है, इसलिए आपको राजस्थानी शैली भी अच्छे से समझ में आनी चाहिए। राजस्थानी शैली को भी अच्छे से पढ़ना होगा। 4 स्कूल होते हैं,
तो उन चारों स्कूलों को भी पढ़ना होगा आपको। बूंदी, कोटा, किशनगढ़, जयपुरी, बीकानेर, बहुत सारी शैलियां आएंगी, तो इन सभी को आपको यहाँ पे पढ़ना होता है। इनकी चित्रकलाएं कैसे विकसित होती हैं, कैसे बनी ठनी बारे में क्वेश्चंस पूछता है, कैसे भारत की मोनालिसा आगे बढ़ती है, कौन आपके बनी ठनी में कौन बनता है, उसका जो है आलोचक, इन सभी से क्वेश्चंस बनता है। अगला टॉपिक जो दिया गया 6 नंबर, आपसे पूछा जा रहा है मुगलिया शैली के बारे में। मुगलिया शैली में अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब का नाम दिया गया, लेकिन क्वेश्चन यहाँ बाबर से भी पूछता है, बाबर के साथ साथ हुमायूं से भी पूछ लेगा, हुमायूं अकबर के फादर होते हैं, इनसे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। उसके बाद अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन सभी का नाम तो आता ही है। तो इनके काल के चितेरों के नाम खूब पूछे जाते हैं, इनके काल की रचनाओं के बारे में खूब पूछा जाता है, इनके काल में कौन कौन सा काम आगे हुआ है इसके बारे में खूब पूछा जाता है। तो इनके काल की चित्रकला बहुत महत्वपूर्ण है। 6 से 7 नंबर आपको कंफर्म कराने के लिए ये मुगलिया शैली पर्याप्त है। तो 6 से 7 नंबर, मैक्सिमम 10 नंबर आपका ये 10 प्रश्न लेकर के आ सकती है, इसलिए मुगलिया शैली हल्के मत लेना। क्वेश्चंस अच्छे आते हैं, चाहे किसी भी राज्य का आप टीजीटी दें, क्वेश्चंस यहां से बनता ही बनता है। तो मुगलिया शैली बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। अगला पॉइंट दिया गया 7 नंबर पे पहाड़ी शैली। पहाड़ी शैली में कांगड़ा, बसोली इत्यादि नाम दे दिया गया। कांगड़ा और बसोली से खूब क्वेश्चंस पूछा जाता है, लेकिन आगे शब्द दिया गया इत्यादि, और इत्यादि में मित्रों आपका गुलेर हो गया, नूरपुर हो गया, ये सब खूब पूछे जाते हैं। तो इन सभी को भी पढ़ना होता है, इसलिए खास करके तो कांगड़ा और बसोली पढ़ना है, लेकिन उसके साथ अन्य शैलियां जो पहाड़ी शैली में पल्लवित होती हैं, आगे बढ़ती हैं, फली फूली, तो उनको भी हमें पढ़ना होता है पहाड़ी शैली के हिस्से में। यहां से भी 4 से 5 प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं, कभी कभी 2-3 प्रश्न भी हो जाते हैं, कभी कभी 6-7 भी हो जाते हैं। तो हल्के मत लेना अपनी पहाड़ी शैली। अगला टॉपिक जो दिया जाता है वो 8 नंबर है। 8 नंबर आपसे क्या कह रहा है मित्रों, जो 8 नंबर टॉपिक है वो कह रहा है बंगाल शैली और उनके कलाकार। बंगाल शैली और उनके कलाकार में पहला नाम अवनीनाथ ठाकुर का दिया गया, दूसरा नाम नंदलाल बोस का दिया गया, तीसरा नाम असित कुमार हालदार का दिया गया, चौथा नाम डीपी रायचौधरी का दिया गया, 5वां नाम छतीन्द्रनाथ मजूमदार का नाम दिया गया, और उसके बाद इत्यादि शब्द लगा दिया गया। इत्यादि मतलब जिसका अंत ही नहीं है मित्रों, कुछ भी नाम हो सकते हैं जो बंगाल शैली में आते हो, उन सभी को जोड़ दिया जाता है, तो इत्यादि के अंतर्गत आ जाते हैं। इसलिए नाम तो यहाँ 4-5 दिया गया, लेकिन क्वेश्चंस 8-10 कलाकारों से पूछे जाते हैं। और बंगाल शैली खास करके आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बंगाल शैली अकेले 4 से 5 प्रश्न, कभी कभी 7 से 8 प्रश्न भी लेकर के आ गई है, और कभी कभी 10 से 12 प्रश्न भी हो जाता है। लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि ये बंगाल शैली का क्वेश्चन है या फिर समसामयिक कलाकार का क्वेश्चन है, तो इसमें दिक्कत हो जाती है कभी कभी। लेकिन क्वेश्चंस का लेवल हल्के में नहीं है मित्रों, इसलिए आप कोई भी क्वेश्चंस हल्के लेवल का मत लगाइएगा। बढ़िया क्वेश्चंस से अच्छे लेवल के हैं, तो उन्हें पढ़ने का प्रयास करेंगे, तब जाके काम बढ़ेगा। तो बंगाल शैली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका समसामयिक चित्रकार के रूप में नाम आता है, और समसामयिक चित्रकला और उनके मुख्य कलाकार की अगर बात करते हैं तो उसमें समसामयिक कलाकारों में कुछ नाम आता है मित्रों, जैसे राजा रवि वर्मा का नाम दिया गया, रविन्द्रनाथ ठाकुर का नाम दिया गया, गगनेन्द्र नाथ ठाकुर का नाम दिया गया, यामिनी रंजन राय का नाम दिया गया, अमृता सहगल का नाम दिया गया, एडस वेंद्रे का नाम दिया गया, के हेब्बार का नाम दे दिया गया, के एस कुलकर्णी का नाम दिया गया, मकबूल फिदा हुसैन और के एच आरा का नाम दे दिया गया, और उसके बाद इत्यादि शब्द जोड़ दिया गया। और ये जो इत्यादि है इसका आता पता नहीं है। आज की डेट में भी बैठे हुए कलाकारों का नाम इन्हीं में पूछा जाएगा। समसामयिक कलाकारों में रविंद्र बाबा हो या यामिनी रंजन राय हो या रवि वर्मा हो, उनसे भी क्वेश्चंस बनेगा, तो समसामयिक कलाकार के हिस्से से ही आएगा। तो यहां से आपका 35 से 40 प्रश्न सीधे सीधे आएगा, कभी कभी तो 45-50 प्रश्न भी आ जाता है आपके समसामयिक कलाकारों से। कभी कलाकार के जन्म के बारे में पूछेगा, कभी कलाकार की शिक्षा के बारे में पूछेगा, कभी कलाकार की ये पूछेगा कहाँ पे अपना सेवा दे रहे हैं मित्रों, तो कभी ये पूछेगा कलाकार पहली प्रदर्शनी अपनी कौन सी लगाया था, कभी ये पूछा जाएगा कलाकार की सबसे अच्छी रचना कौन सी है, पेंटिंग सबसे बढ़िया कौन सी बनाई, तो कभी आपसे पूछा जाता है कलाकार ने कौन सा पुस्तक लिखा है, ये भी पूछ लिया जाता है मित्रों, कौन सी पत्रिका निकाला है, ये भी पूछ लिया जाता है। इसलिए क्वेश्चन जटिल होता है, ये सिलेबस थोड़ा सा बड़ा होता है। समसामयिक चित्रकारों में सबसे ज्यादा लोग परेशान होते हैं, और इसको हम बहुत आसान भाषा में पढ़ाने का प्रयास करेंगे। आप लोग पेन पेपर उठा के बैठेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। तो समसामयिक कलाकार आपके लिए बहुत आसान होने वाला है, लेकिन जब पेन पेपर उठा के बैठेंगे तब। आगे बढ़ते हैं तो अगला पॉइंट आता है आपका मित्रों, क्या कहता है, कला के तत्व। ये 10 नंबर फैक्ट्स दिया गया, आपका सिलेबस का हिस्सा है। 10 नंबर पे कला के तत्व के बारे में दिया गया, और कला के तत्व में जैसे दिया गया तो रेखा,
वर्ण, तान, पोत, अंतराल और आकार। तो इस टाइप से ये 6 तत्व आते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो कला के तत्वों में संख्या पूछी जाती है, कितने होते हैं, 6 होते हैं। आपसे खूब घुमा के क्वेश्चंस पूछेगा, तो इनको आपको अच्छे से पढ़ना होगा। रेखा क्या है, रंग क्या है, आकार क्या है, तान पोत है, अंतराल क्या होता है, तो इन सभी के बारे में हमें पढ़ना होता है और अच्छे से पढ़ाया जाएगा तो समझ में आएगा। 2 से 3 प्रश्न आ ही जाता है। कभी कभी इनकी परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं, तो 2-3 प्रश्न तो एकदम फिक्स है कि 10 नंबर पॉइंट से आपका आता है। तो इसे भी पढ़ना जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपकी परीक्षा में 125 प्रश्न आते हैं, बिना नकारात्मक अंकन के आपको पूरा सॉल्व करना होता है। इसलिए आपको हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ना होता है। अगला टॉपिक आपका 11 नंबर दिया गया मित्रों, ये कह रहा है चित्र संयोजन के सिद्धांत, जैसे सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, अनुपात, परिप्रेक्ष्य और उसका चित्रकला में महत्व का सिद्धांत हमें बताना है। तो इन सभी को हमें पढ़ना होगा और ये सिद्धांत से जो क्वेश्चंस बनते हैं, 2-3 क्वेश्चंस तो एकदम फिक्स हैं कि आ ही जाते हैं। कभी कभी 5-6 क्वेश्चंस की भी संख्या बढ़ जाती है, तो उसमें भी कोई इफ बट नहीं होना चाहिए। तो संख्याएं घटती बढ़ती रहती हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करना होगा। लेकिन यहाँ पे ये जरूर ध्यान रखना है कि जो हमारा सिलेबस डिजाइन है, इस सिलेबस को तो पढ़ते ही रहना है। सिलेबस के इतर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसे भी देखना जरूरी हो जाता है। सिलेबस से इतर मित्रों पाश्चात्य का क्वेश्चंस पूछा जाता है, विविध का क्वेश्चंस पूछा जाता है। कभी कभी आप देखते होंगे समसामयिक कलाकारों की संख्या पूछ ली जाती है, तो उसमें लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं। अब हम भर्ती की बात कर ले तो ये 2022 वाली भर्ती जो मात्र 6 माह में कंप्लीट हुई थी, 6 माह में लोग ज्वाइनिंग पा गए थे, उसके बारे में बताएं तो बालक और बालिका दोनों वर्ग में अलग अलग 8 विषय के लिए ये भर्ती थी। 8 के लिए जो पदों की संख्या थी उसमें बात करें तो अनरिजर्व, ओबीसी, एससी और एसटी, ये 2022 वाली भर्ती है मित्रों। जो इस बार आपने फॉर्म भरा है, इस बार जो लोग फॉर्म भरे हैं उसके बारे में। अनरिजर्व के लिए 71 बालक के लिए आया है और बालिका के लिए 11 पद का प्रावधान है। ओबीसी के लिए 35 और बालिका के लिए 5 पद का प्रावधान है। एससी में बालक के लिए 26 पद जबकि बालिका के लिए 0 पद का प्रावधान है और एसटी यहाँ पे खाली चल रहा है। ओवरऑल जो पद आते हैं 132 पद आपके बालक वर्ग के लिए आते हैं और 16 पद आपके बालिका के लिए आते हैं। इस टाइप से 148 पद टोटल बनते हैं और इसी 148 को हम बार बार कहते हैं कि फतेह कराना है। 148 फतेह कराना है। तो मित्रों ये तो आपके 148 का पाई चार्ट हो गया कि कौन किस में फॉर्म भरा है, वो सभी अपना देख लें, पुराना रजिस्ट्रेशन खोल के देख लें। अब जो पुरानी वाली भर्ती है जो 6 माह में कंप्लीट हो गई थी, ये तो आपके 2 साल हो गए नहीं कंप्लीट हुई, लेकिन जो इससे पहली वाली भर्ती थी 2021 वाली भर्ती मित्रों, आपने देखा होगा आस पड़ोस के लोग खूब ज्यादा सिलेक्शन पाए हैं, आर्ट टीचर के रूप में नियुक्ति पाए हैं, 65,000 प्लस सैलरी उठा रहे हैं। उन लोगों के लिए जब बालक और बालिका वर्ग में पदों की संख्या की बात हुई तो 339 अनरिजर्व में आया था, बालिका के लिए 51 पद अलग थे। 222 पद आपके ओबीसी वर्ग में आया था बालक के लिए, जबकि बालिका के लिए 24 पदों का प्रावधान था। आपके बालक वर्ग में जो एससी कैटेगरी है उसके लिए 146 पद आए थे, बालिका के लिए 28 पद आए थे, जबकि जो एसटी कैटेगरी है उसमें बालक के लिए 3 पद आया था और बालिका के लिए 0 पद था। इस टाइप से जो बालक की भर्ती थी वो 710 पदों पर थी और जो बालिका की भर्ती थी 103 पदों पर थी और इस टाइप से 813 पदों पर ये भर्ती आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ये भर्ती मात्र 6 माह में ज्वाइनिंग हो गया था। 6 माह में लोगों ने सिलेक्शन ले लिया था, फाइनली इंटरव्यू हो करके और सब कुछ कंप्लीट हो करके ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया था। तो ये जब कोर्ट का सख्त आदेश था तो ऐसा हुआ। इस बार चुनाव था, चुनाव के चलते ये भर्ती बहुत लंबित हो गई, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको तनाव नहीं लेना है। आपका कर्म जो है वो आप करिए, सरकार का जो कर्म होगा वो सरकार करेगी और जो कर्म आयोग का होगा वो कर्म वो लोग करेंगे। कुल मिलाकर के हम ये कहेंगे कि अगर आपने सोचा है कि हमें आर्ट टीचर बनना है तो फिर मेहनत आपको ईमानदारी के साथ करनी होगी और टीजीटी आर्ट को अच्छे से समझते हुए पढ़ते हुए चलना होगा। कैसे हम आर्ट एंड कल्चर को अपने दैनिक जीवन में उपयोग करके और अपने समाज को और अच्छा कर सकते हैं, तो इस पर आप काम करेंगे, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं। फिलहाल ये आपका सिलेबस था, तो आज सिलेबस पे हमने डिस्कशन किया है। कल हम पहला क्लास लेंगे और पहली क्लास से फिर स्टार्टिंग होगा आपके सिलेबस में भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र का। लेकिन भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र को पढ़ने से पहले थोड़ा सा कुछ परिभाषा देख लेते हैं तो ज्यादा मजा आता है। कला आपको सिखाती है, जो कुछ हम सीखते हैं वही कला हो जाती है, तो उसको हम लोग कल जरूर देखेंगे। फिलहाल आज ये
आपका पब्लिक वीडियो रहने वाला है, क्योंकि ये सभी के लिए क्लास होने वाली है और आपको बताना है कि सिलेबस क्या आप भूल गए थे या सिलेबस आपका कितना तैयार है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चलो मिलते हैं शोर में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट, जय हिंद।